हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है नो एंड टू सफरिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एज द यूएस इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान रेजेस, कह रहा है कि जैसा कि यूएस और इजराइल का वॉर जो है ईरान के खिलाफ लगातार उग्र रूप से जारी है। रेजेस मतलब कोई चीज़ बहुत तेजी से चल रही है। India's western frontiers have flared up, intensified by recent clashes between Pakistan and Afghanistan forces on the Durand Line। कह रहा है कि भारत की जो पश्चिमी सीमा है वहाँ पर एक तरीके से एक युद्ध भड़क उठा है। फ्लेयर्ड अप मतलब भड़क उठना, और बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो गया है। जो अभी अभी रिसेंट क्लैशेस हुए हैं, रिसेंट जो एक तरीके से झगड़ा हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान फोर्सेस का डूरंड लाइन में। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना, उसको बोलते हैं डूरंड लाइन। ऑन ट्यूसडे, कह रहा कि ट्यूसडे में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ट्रेजिकली किल्ड एटलीस्ट 400 अफगान। कि जो पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक थी उसने दुखद रूप से, ट्रेजिकली मतलब दुखद रूप से 400 अफगानियों को मार दिया। एट अ ड्रग ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। और कहाँ पे मारा? जहाँ पे ड्रग से ट्रीटमेंट मतलब एक तरीके से एक हॉस्पिटल में उन्होंने एयर स्ट्राइक करी, जहाँ पे 400 जो अफगानी हैं वो बेचारे मारे गए। Pakistan, which has accused the Taliban administration of harboring the Tehreek-e-Taliban Pakistan and supporting its terror attack on Pakistan, कह रहा कि पाकिस्तान जो कि तालिबान रिजीम के ऊपर, तालिबान जो प्रशासन है उसके ऊपर आरोप लगाता है कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को अपने यहाँ जगह देते हैं, हार्बर करते हैं, उनको अपने यहाँ रखते हैं, और पाकिस्तान सॉइल के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, टेरर अटैक हो रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। डिनाइड अफगानिस्तान एक्यूजेशन, और इन्होंने जो अफगानिस्तान की तरफ से आरोप लगा है कि पाकिस्तान ने इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के ऊपर अटैक किया है, उस आरोप को भी नकार दिया है। क्लेमिंग दैट इट स्ट्राइक्स हैड ओनली टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशन, और पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि ये जो स्ट्राइक इन्होंने की है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर की है, मतलब मिलिट्री के जगहों पे की है। डिस्पाइट द डिनायल, कह रहा है कि ना मानने के बावजूद भी इट इज क्लियर फ्रॉम विजुअल्स, ये विजुअल से क्लियर है, जो इमेजेस आ रही हैं, जो वीडियो आ रही हैं उससे क्लियर है, दैट द उमेद रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी इन काबुल वॉज डिस्ट्रॉयड। कि जो उमेद रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहां पे लोगों की देखभाल की जाती है, लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो काबुल में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स द्वारा। इन एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, भारत ने बहुत ही कड़े स्टेटमेंट के साथ इंडिया कंडेम्ड, इंडिया ने निंदा की है व्हाट इट कॉल्ड पाकिस्तान कावर्डली टारगेटिंग ऑफ अ हॉस्पिटल। और भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने कायराना तरीके से हॉस्पिटल के ऊपर टारगेट किया है। रिजेक्टिंग इट्स डिनायल, और भारत ने पाकिस्तान की जो उसने डिनाई किया है कि हमने ऐसा नहीं किया है, इस चीज को नकारते हुए एज अ कवर अप फॉर अ मासेकर। भारत का कहना है कि पाकिस्तान जो है इस चीज को डिनाई इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चीजों को छुपाना चाहता है, कवर अप करना चाहता है, इस जो इसने इतना बड़ा हत्याकांड किया है, मासेकर किया, उसको लेकर। एंड कॉल्ड फॉर एन इंटरनेशनल इंक्वायरी, और भारत ने इंटरनेशनल जांच की मांग करी है। द पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, कह रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ये लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, विच हैज बीन सिमरिंग फॉर ओवर अ ईयर, जो कि सालों से धीरे धीरे धधक रही थी। सिमरिंग मतलब हल्की हल्की सुलग रही थी। एस्केलेटेड इन फरवरी, वो फरवरी में पूरी तरीके से बढ़ गई। व्हेन द पाकिस्तान एयर फोर्सेस स्ट्रक तालिबान बेसेस इन काबुल, कंधार एंड पकातिया, इन विच इट कॉल्ड ऑपरेशन गजब लिल हक राइचुअस फ्यूरी। कह रहे हैं कि ये लड़ाई, ये जो चीजें धीरे धीरे सुलग रही थी, उनके बीच में टेंशन क्रिएट हो रही थी, वो तब ज्यादा एक्सकेलेट कर गई, बढ़ गई, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने तालिबान बेसिस में, जो कि काबुल, कंधार और पकतिया में थे, वहां पे एयर स्ट्राइक करी। और इस ऑपरेशन का इन्होंने नाम दिया गजब लिल हक राइचुअस फ्यूरी। Tension have also risen after TTP attacks killed 11 soldiers and a child in Bazaar and 32 people in an Islamabad mosque following a suicide bombing। कह रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में टेंशन तब भी बढ़ गई जब टीटीपी ने अटैक किया और 11 सोल्जर्स को मार दिया, एक बजौर को, एक बच्चे को मार दिया, और 32 लोगों को इस्लामाबाद की मस्जिद में मार दिया सुसाइड बॉम्बिंग कर कर।
Pakistan has also been angered by close India-Afghanistan ties and New Delhi's hosting of Taliban minister. कह रहा है कि पाकिस्तान को गुस्सा है, एक तरीके से उनके अंदर एक गुस्सा है कि भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं, और उनको इस बात से भी नाराज़गी है कि न्यू दिल्ली जो है वो तालिबान के जो मिनिस्टर्स हैं उनको यहाँ अपने यहाँ बुलाता है। एक्यूजिंग द तालिबान ऑफ टर्निंग अफगानिस्तान इनटू एन इंडियन कॉलोनी। और पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान ने, जो कि इस समय अफगानिस्तान की सरकार है, उसने अफगानिस्तान को एक तरीके से इंडियन कॉलोनी में चेंज कर दिया है कि इंडिया का प्रभुत्व वहां पर बहुत है और इंडिया का पूरी तरीके से कंट्रोल है। अ टर्न अराउंड फ्रॉम इट्स सपोर्ट इन 2021। ये पाकिस्तान जो है वो अपनी ही बात से पलट गया। जब 2021 में यूएस की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ के गई, तब उस समय पाकिस्तान ने बहुत खुशियां मनाई थी। उनको ये लगता था कि अब एक भारत का फ्रंट और खुल गया है, क्योंकि ये जो तालिबान रिजीम है ये भारत के ऊपर अटैक करेगा। तब इन्होंने इस तालिबान को पूरी तरीके से सपोर्ट किया था अफगानिस्तान ने, मगर भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को अपने फेवर में लिया और वो चीज जो ये सोच रहे थे इनके एडवांटेज की हो, उसको डिसएडवांटेज बना दिया। फॉर द तालिबान राइज टू पावर इन काबुल। हाँ, तो ये इनका कहना ये था कि ये 2021 में पाकिस्तान इसका सपोर्ट कर रहा था कि जो तालिबान की पावर है काबुल में बढ़ गई, अफगानिस्तान में बढ़ गई, ये इसका सपोर्ट कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम इट्स कंटिन्यूड टेंशंस एंड हेट्रेड ऑफ इंडिया, कह रहा है कि भारत के साथ जो इनकी नफरत है और जो टेंशन है उसके साथ साथ, एंड नाउ अफगानिस्तान, अब इनकी अफगानिस्तान से भी है, पाकिस्तान पॉसिबली बेनिफिट्स फ्रॉम ग्लोबल फोकस ऑन द यूएस इजराइल वॉर विद ईरान। कह रहा है कि इस समय पाकिस्तान के पास एडवांटेज है, ये लाभ है कि इस समय पूरी दुनिया का जो फोकस है वो यूएस इजराइल वॉर की तरफ है। इस समय बेनिफिशियल क्यों है ये? क्योंकि इन्होंने एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया है, वहां पे 400 लोग मारे गए होंगे, जिसमें बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगी। अगर इस समय कुछ ना चल रहा होता ना दुनिया में, तो इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, इनकी बहुत आलोचना हो रही होती और हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी इंक्वायरियां बैठती। मगर इस समय ये बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी दुनिया का फोकस जो है वो यूएस इजराइल वॉर की तरफ है और लोग इस समय एनर्जी क्राइसिस से परेशान है। The US actions here and its statement expressing support for Pakistan right to defend itself against Taliban attacks। कह रहा है कि अब दूसरी तरफ जो यूएस का एक्शन आया, क्योंकि एक तरीके से हम लोगों को दिखा है कि यूएस ने इन 1 साल या 1.5 सालों में पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट किया है, क्योंकि उसको पाकिस्तान की मिलिट्री का सपोर्ट चाहिए, जो ईरान के खिलाफ ये कर रहे हैं वहां पे सपोर्ट चाहिए। तो अब यूएस ने फिर से इनके एक्शन को सपोर्ट दिया है और ये बोला है कि पाकिस्तान का ये जो तालिबानी अटैक उनके सॉइल में कर रहे थे, ये राइट टू डिफेंड है। उन्होंने अगर अटैक कर दिया है तो एक तरीके से उनके पास ये करने के लिए हक है। हैज ऑल्सो इम्ब्यूड पाकिस्तान जनरल विद अ सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्ब्यूड का मतलब होता है किसी चीज को भर देना, है ना, किसी की भावना में, किसी की दिल में एक बात डाल देना। और ये जो इम्प्यूनिटी का मतलब होता है कि आप कोई भी एक्शन करते रहो, आपके ऊपर पनिशमेंट का या किसी भी सजा का कोई डर ना हो। तो कह रहा है कि इस बात ने, क्योंकि यूएस ने सपोर्ट कर दिया है, तो पाकिस्तान के जो जनरल हैं, ये जो आर्मी के जनरल हैं, इनके दिमाग में ये बात आ गई है कि अब ये कुछ भी करेंगे, इनको कुछ भी कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। टू स्ट्राइक टारगेट्स इन अफगानिस्तान एट विल। इसकी वजह से ये अफगानिस्तान में कितने भी हमले कर सकते हैं जितना ये इनका मन चाहे। New Delhi could be permitted some sense of payback as Islamabad fight against cross-border terrorism from Afghanistan mirrors India's problem with Pakistan। कह रहा है कि न्यू दिल्ली को, भारत सरकार को कुछ एक तरीके से अनुमति मिल सकती है कि वो खुश हो सकती है, उसके अंदर संतोष आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो इस्लामाबाद अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से परेशान है, जिसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ, वैसे ही भारत को समस्या थी पाकिस्तान से। भारत भी इसी तरीके के क्रॉस टेररिज्म से, जो ये आतंकवाद पाकिस्तान से फैलता था, उससे परेशान था। तो कह रहा है अब एक तरीके से भारत संतुष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान के साथ भी वैसा हो रहा है जैसा इन्होंने किया हम लोग के साथ 1990 से लेके 2010, 11, 12, इवन 18 या फिर पहलगाम अटैक तक। अब इनके साथ वही चीज हो रही है, तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। आपने जो चीज करी है, आपने अपने घर में सांप पाले थे, अब वही काट रहे हैं आपको। तो यही कह रहा है कि इसलिए भारत को इससे थोड़ा संतोष मिल रहा है। The constraints on Pakistan military in a two-front situation with India and Afghanistan, compounded by transnational war on the third front, may also be the source of some relief for India। कह रहा है कि ये जो लिमिट कंस्ट्रेंट है, मतलब एक तरीके से बाधा जो है, जो बाधाएं आ रही हैं पाकिस्तान मिलिट्री के लिए,
कि अब दो फ्रंट सिचुएशन हो गई है। एक तो इनका जो कंडीशन है इंडिया से भी बहुत खराब है। इंडिया ने बोल दिया कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई टेररिज्म अटैक हुआ, कोई टेरर अटैक हुआ हमारे ऊपर, तो हम भैया तुम्हारे ऊपर ब्रह्मोस गिराएंगे। ठीक है, एक तो ये समस्या हो गई है। और दूसरा बात, अफगानिस्तान बैठे हुए हैं खाली, उनको लगा मारो बम, पाकिस्तान से वैसे भी वो चिढ़ते हैं। तो एक समस्या, एक फ्रंट ये खुल गया तो दो फ्रंट खुल गए। अब एक समस्या और आ गई है कि ये जो लगातार ट्रांसनेशनल वॉर हो रहे हैं, कभी इजराइल जो है ईरान के ऊपर हमला कर दे रहा है, कभी सर्बिया के ऊपर हमला कर दे रहा है, तो ये जो पूरी विश्व स्थिति बनी हुई है, इससे क्या हुआ है कि जो इंडिया है उसको थोड़ा सा एक फायदा हो रहा है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान जो है वो मानसिक रूप से और फिजिकली रूप से दोनों तरीके से परेशान है। विद नो डायलॉग विद पाकिस्तान, कह रहा है कि भारत की जो कोई भी बातचीत नहीं है पाकिस्तान के साथ, एंड द लिमिटेड डायलॉग विद तालिबान रिजीम, और बहुत ही थोड़ी बहुत बातचीत है जो वहां पे जो अफगानिस्तान में कंट्रोल है जिसका, तालिबान का। इट डील्स विद बट डजंट फॉर्मली रिकॉग्नाइज, मगर भारत जो है वो तालिबान को ऑफिशियली रूप से रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मतलब उनको नहीं मानता है। इंडियाज डिप्लोमेटिक रोल इन द कॉन्फ्लिक्ट इज लिमिटेड, कह रहा है कि भारत का जो डिप्लोमेटिक रोल है वो इस लड़ाई में काफी ज्यादा सीमित है। However, it must enlist other SCO members that have been concerned over the outbreak of an open war between Pakistan and Afghanistan to intervene। कह रहा है कि हालांकि भारत को जो एससीओ के मेंबर्स हैं जो कि काफी ज्यादा चिंतित हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो खुला ओपन वॉर हो रहा है उसको लेकर, उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, उनको एक लिस्ट में शामिल करना चाहिए। इन लिस्ट मतलब किसी को लिस्ट में शामिल करना, और उनसे ये कहना चाहिए कि वो जो है वो इंटरवेन करें, मतलब मध्यस्थता करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आकर। The region is already suffering from trade, energy and travel restriction as a result of the West Asia war। कह रहा है कि ये जो साउथ एशियन रीजन है ये पहले से ही काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड, एनर्जी और ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन है। ना तो ट्रेड हो पा रहा है, ना ही एनर्जी सही से मिल पा रही है, और ना ही लोग आ जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है उसकी वजह से। टू रिस्क मोर वर्टिलिटी एंड लॉस ऑफ लाइफ, कह रहा है कि इससे क्या होगा कि और ज्यादा इस रीजन में अस्थिरता बढ़ जाएगी और लोगों की जान जा सकती है, पर्टिकुलरली इन अफगानिस्तान, खासकर अफगानिस्तान में, वेयर द वनरेबल मतलब कमजोर, स्पेशली वुमेन हैव सफर्ड द मोस्ट, जहां पे ये जो कमजोर वहां की खासकर जो औरतें हैं अफगानिस्तान की, उनको सबसे ज्यादा इससे समस्या हुई है, सबसे ज्यादा इन्होंने सफर किया है। ठीक है, अब पैसेज तो पढ़ा दिया है, अब बताओ इसमें से जो ये चारों सेंटेंस हैं कौन से सही है कौन से गलत हैं। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अ ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर इन अफगानिस्तान रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एटलीस्ट 400 पीपल, एकदम सही है। ऑपरेशन गजब लिल हक वाज अ मिलिट्री कैंपेन लॉन्च बाय द तालिबान अगेंस्ट अफगानिस्तान, नहीं ये ऑपरेशन जो है अफगानिस्तान ने रिलीज किया था, लॉन्च किया था, तो ये भी नहीं होगा। Pakistan has accused of Taliban administration of turning Afghanistan into an Indian colony due to closer ties। क्या पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर ये आरोप लगाया था कि वो अब इंडियन कॉलोनी बन गए हैं क्योंकि भारत के साथ उनके बहुत ही ज्यादा गहरे रिश्ते हैं? बिल्कुल सही। India has formally recognized the Taliban regime as the legitimate government of Afghanistan following the 2021 rise। कह रहा है कि भारत ने जो है वो ऑफिशियल रूप से तालिबान के गवर्नमेंट को मान लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। हाउ डिड इंडिया ऑफिशियली रेस्पॉन्स टू पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन द ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर इन काबुल, कह रहा है कि भारत ने ऑफिशियल रूप से किस तरीके से पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक जो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में हुई है उसको रिस्पॉन्ड किया है, किस तरीके से उसका जवाब दिया है। भारत ने ऑफिशियली रूप से इनकी कड़ी निंदा करी और ये बोला है कि इंटरनेशनल रूप से इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए इस अटैक की। इंडिया ऑफर्ड मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ब्लैक होल दो मिल जाए, धरती रुक जाए, सूरज ना उगे, ये हो सकता है, मगर इंडिया जो है पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दे, ये नहीं हो सकता। इंडिया कंडेम द अटैक एज अ मासेकर एंड कॉल्ड फॉर एन इंक्वायरी, हाँ भारत ने इस मासेकर की बहुत कड़ी निंदा करी है और ये बोला है कि इंटरनेशनल इंक्वायरी बैठनी चाहिए इसके लिए, तो बी करेक्ट आंसर है। Why does the passage suggest that Pakistan generals currently feel a sense of immunity to strike Afghanistan? कह रहा है कि पैसेज ऐसा क्यों सजेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो गलत कर्म है उसकी कोई सजा नहीं मिलेगी, चाहे वो अफगानिस्तान में कितनी भी स्ट्राइक करें। क्यों? क्योंकि यूएस उनका सपोर्ट कर रहा है इसलिए। बिकॉज तालिबान हैज सरेंडर्ड ऑल मिलिट्री बेसिस इन कंधार, नहीं। बिकॉज इंडिया हैज स्टॉर्ट मॉनिटरिंग द डूरन लाइन बॉर्डर एरियाज, नहीं, ऐसा कहीं बात ही नहीं हुई है। बिकॉज द एससीओ मेंबर्स हैव एनकरेज्ड एन ओपन वॉर इन द रीजन,
बिकॉज द यूएस एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर पाकिस्तान राइट टू डिफेंड। हाँ, क्योंकि यूएस ने एक तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट किया और ये बोला है कि ये पाकिस्तान का राइट टू डिफेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। एक तरीके से पूछ रहा है कि क्या समरी है पूरे पैसेज की, सेंट्रल थीम क्या है पैसेज की। द टैक्टिकल मिलिट्री सक्सेस ऑफ ऑपरेशन गजब लिल हक इन न्यूट्रलाइजिंग टीटीपी टेरर सेल इन इस्लामाबाद। नहीं, कह रहा है कि एक तरीके से टैक्टिकल मिलिट्री सक्सेस है पाकिस्तान की, जो इन्होंने ऑपरेशन गजब चलाया है, जिससे इन्होंने टीटीपी के जितने भी टेरर सेल्स थे, आतंकी संगठन जो लॉन्च पैड थे, उसको इस्लामाबाद में पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया है। नहीं, ये बात तो नहीं है। द रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन मीडिएटिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट। हाँ, अब यहाँ पे रोल कहाँ से आ गया यूनाइटेड स्टेट्स का मध्यस्थता करने में बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन द डॉरेन लाइन। भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। द एस्केलेशन ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान हॉस्टिलिटीज, कह रहा है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की दुश्मनी बढ़ गई है, एंड द कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। और भारत के लिए जो इस समय है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल डिप्लोमेटिक का प्रयोग करना पड़ रहा है, और अपने यहाँ जो सिक्योरिटी है उस इस लड़ाई का उसका भी प्रभाव देखना पड़ रहा है। तो हाँ, ये हो सकता है कि एक तो भारत को बहुत सी चीज़ें को देखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से की जो लड़ाई चल रही है उससे हमारे ऊपर भी फर्क आएगा। The historical evolution of the drug rehabilitation center Kabul since the Taliban took over in 2021, इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर है। What do you understand by the author's mention of payback for the New Delhi in the context of this conflict? कह रहा है कि इस पे बैक का क्या समझते हो, ऑथर क्या कहना चाह रहा है। भाई, पे बैक का मतलब ये है कि भारत को अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का आतंकवाद वो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ से झेल रहा था, आज वही चीज पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर से झेलनी पड़ रही है। India is providing financial loans to the Taliban to pay back Pakistan debt। नहीं, इंडिया इज रिसीविंग मॉनेटरी कंपनसेशन फ्रॉम द एससीओ। भारत को पैसे का सपोर्ट मिल रहा है एससीओ से, कोई मतलब ही नहीं। पाकिस्तान नाउ फेसेस द सेम क्रॉस बॉर्डर टेरर इशू इट वंस कॉज्ड इंडिया। हाँ, उसी तरीके का पाकिस्तान को समस्या झेलनी पड़ रही है जो कि इसने भारत के साथ पहले किया था। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। छोटा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। Image manipulation and the unreliability of the visual media we dash is causing widespread concern। कह रहा है कि ये जो इमेज के साथ मैनिपुलेशन हो रहा है उसको चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है, और अब जो विजुअल मीडिया हो गई, चाहे वो वीडियो हो गई, इमेजेस हो गई, अब वो रिलायबल नहीं रह गई। वी डैश इज कॉजिंग वाइड स्प्रेड कंसर्न, अब वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा चिंता के रूप में फैल रही है। ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली है। क्या होना चाहिए? वी इंडल्ज, हम उसमें लिप्त होते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं। नहीं, इंडल्ज मीनिंग तो नहीं आ रहा है। वी कंज्यूम, हम उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब उसको इमेज को देखते हैं हम लगातार, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, वहाँ पे वीडियोस देखते रहते हैं, तो ये मतलब आ सकता है। पर यूज का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना। परटेक का मतलब होता है किसी चीज में हिस्सा लेना, तो ये नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? वी कंज्यूम इज कॉजिंग वाइड स्प्रेड कंसर्न। एलन मस्क कंट्रोवर्शियल एआई चैट बॉट ग्रोक, कह रहा है कि एलन मस्क का जो कंट्रोवर्शियल एआई चैट बॉक्स है जिसका नाम है ग्रोक, विच कॉज डैश आफ्टर इट वॉज यूज टू अल्टर इमेजेस ऑफ पीपल सो दैट दे अपीयर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर क्लोथिंग। कह रहा है कि ग्रोक का यूज करने के बाद इमेज में कुछ फेरबदल किया गया जिसमें लोग जो है वो बिना कपड़े के देखने लगे। उसके बाद क्या होता है? विच कॉज, एक तरीके से उसने क्या किया? मेलनकॉली, मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी, है ना। ये पार्टिसिपल क्या है? नाउन है। मेलनकॉली का तो यहाँ कोई मतलब नहीं आ रहा है। डिसेंट का मतलब होता है विरोध, असहमति। विच कॉज डिसेंट, नहीं। ग्रीवियांस का मतलब होता है शिकायत, तो ये भी पार्ट नहीं होगा। विच कॉज अप्रोर, अप्रोर का मतलब होता है हंगामा खड़ा कर दिया, मतलब जब उसने एआई ने इमेज को अल्टर करके, चेंज करके जब लोगों को बिना कपड़े के दिखाया तो उससे हंगामा खड़ा हो गया। तो विच कॉज्ड अप्रोर, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन जनवरी, कह रहा है जनवरी में, फॉलोइंग वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, फिर इसका बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई। दिस फंक्शन वॉज डिसेबल्ड फॉर मोस्ट यूजर, ये जो फंक्शन था इमेज वाला, इसको ज्यादातर यूजर्स के लिए डिसेबल्ड कर दिया गया। एंड द यूरोपियन कमीशन लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन डैश इट्स यूज, फिर उसमें जो यूरोपियन कमीशन था
उसने इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठा दी। क्या आना चाहिए? इन, विद, बाई, इनटू। देखो इन्वेस्टिगेशन के बाद हमेशा इनटू आता है, जैसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन इनटू समथिंग, जब आप किसी चीज में जांच करते हो, ठीक है। इन कभी आता ही नहीं, ये फिक्स्ड फ्रेज है। जैसे इन्वेस्टिगेशन इनटू समथिंग, ये मुंह से निकलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इनटू समथिंग। तो इन्वेस्टिगेशन के साथ हमेशा इनटू आता है, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। इट विल टेक मोर देन दिस हाउएवर टू रिस्टोर आवर फेथ इन द फोटोग्राफिक इमेजेस। कह रहा है कि अगर हमें हमारा जो भरोसा है उसको दोबारा इन फोटोग्राफिक इमेज में लाना है तो इन सब कदमों से हमें और भी ज़्यादा कदम उठाने पड़ेंगे। सिंस द अर्ली डेज ऑफ फोटोशॉप इन द 1990s, कह रहा है कि 1990 के दशक से ही जो फोटोशॉप मतलब यूज होता था। फोटोशॉप क्या करते थे कि इमेज को चेंज करने के लिए या उसको सुंदर बनाने के लिए इस तरीके से यूज होता था। डेवलपमेंट्स इन इमेज डैश हैव सीन अस लुकिंग एट फोटोग्राफ्स विद राइजिंग सस्पिशन। और कह रहा है तब से ये जो इमेजेस हैं जो कि एक तरीके से ओरिजिनल नहीं होती हैं, फेक होती हैं, तभी से हमारे मन के अंदर इन सब फोटोग्राफ्स को लेकर एक तरीके का सस्पिशन है, एक संदेह है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? फेकरी, फेकरी मतलब होता है नकलीपन, जालसाजी। इमिटेशन का मतलब होता है नकल, तो ये नहीं होगा, इमिटेशन नहीं होना चाहिए। डेल्यूजन, इमिटेशन का मतलब इमिटेट करना, नकल उतारना किसी की। डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। हिपोक्रेसी, पाखंड। फेकरी यहाँ पे बेस्ट होगा कि जो ये इमेज की फेकरी होती थी, डेवलपमेंट्स इन इमेज फेकरी, मतलब फेक तरीके से इमेज को डेवलप किया जाता था। हो सकता है जो चीज ना भी हो उसको चीज को दिखाया जाता था, और ये काफी समय से चल रहा था, 1990 के दशक चल रहा है। बट द रिजिक्स म्यूजियम्स लेटेस्ट फोटोग्राफी एग्जीबिशन, कह रहा है कि अभी अभी ये जो रिजिक्स म्यूजियम है वहां पे जो फोटोग्राफी का एग्जीबिशन हुआ है, आस्क अ डैश क्वेश्चन। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है इसने? कंटीजेंट मतलब एक तरीके से ग्रुप नहीं, प्रोपोर्शनल मतलब अनुपात के रूप में नहीं, सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिगत रूप में, पर्टिनेंट मतलब जो चीज ठीक हो, रेलिवेंट हो, है ना, रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है। हाँ ये हो सकता है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। हैव फोटोग्राफ्स एवर टोल्ड द ट्रूथ, कह रहा है कि क्या कभी फोटोग्राफ ने सच्चाई बताई है? फोकसिंग ऑन इमेजेस टेकिंग बिटवीन 1860 1940 फेक अर्ली फोटो colleges and photo montages from the Regix Museum collection makes the case that image fakery is far from recent phenomena and कह रहा है कि अगर हम 1860 से 1940 के दशक में भी फोकस करें, जो इमेजेस थी उसमें भी फोटो कॉलेजेस का यूज होता था। फोटो कॉलेजेस का मतलब होता है कि फोटो को काट काट कर अलग अलग चिपकाना साथ में, और ये जो फोटो मॉन्टेजेस होता है कि अलग अलग तरीके को फोटो लाकर एक ऐसी फोटो बना देना जो कि फेक हो, ठीक है। ये जो टेक्निक का पहले से ही यूज होता आया है, और ये इसकी वजह से जो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यार जो ये फोटोग्राफी फेक होती है, इमेज फेक बनाई जाती है, वो अभी की दिन है, नहीं अभी की दिन नहीं है, ये 1900-1800 दशक से ही चल रहा है ये सब। वेन यूज वाइडली, कह रहा है अगर सही से यूज किया जाए, बुद्धिमानी के साथ यूज किया जाए, कैन इवन बी अ फोर्स फॉर गुड, तो ये अच्छी चीज के लिए भी यूज किया जा सकता है इस टेक्निक को। फ्रॉम कॉलेजेस क्रिएटेड विद सीजर, कह रहा है ये जो कॉलेजेस जो कि सीजर से फोटो काट के चिपका के बनाया जाता था तब से उससे, एंड ग्लू टू क्लेवर डिसेप्शन फैब्रिकेटेड अंडर कवर ऑफ डार्कनेस इन देयर डेवलपिंग रूम्स, और ये जो फोटोग्राफर जो हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए जो अलग अलग तरीके की टेक्निक से फोटो को बनाते हैं अपने रूम में बैठ के। फोटोग्राफर्स हैव ऑलवेज एंजॉयड फूलिंग देयर ऑडियंस, कह रहा है कि जो फोटोग्राफर हैं वो हमेशा से ही अपने जो ऑडियंस है उनको बेवकूफ़ बनाते हुए आए हैं, ठीक है। ये S1 और S6 जो है ये फिक्स है, ठीक है। ABCD जो सेंटेंस है हमें इसमें नीचे बीच में फिक्स करना है। Israel decision to authorize its military to kill any senior Iranian official has raised significant new questions about its so-called decapitation strategy and what is intended to achieve। कह रहा है कि इसराइल का जो डिसीजन था कि अपनी मिलिट्री को एक तरीके से अलाउ करना कि वो ईरान के जो टॉप ऑफिशियल हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर दें, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बड़े क्वेश्चन को जन्म देते हैं। साथ ही साथ जो इनकी स्ट्रेटजी रही है डीकैप्टिकेशन की, डीकैप्टिकेशन का मतलब है कि जो ऊपर के बड़े बड़े ऑफिशियल रहे उनको मार गिराने की, कह रहा है कि एक तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठते हैं और इनका क्या इरादा रहा है, क्या ये अचीव करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठे। तो ये S1 हो गया। S6 को भी देख लेते हैं। Ultimately, at the heart of the issue is not just the elimination of leader, but the inherent structure and resilience of Iran's regime in the face of these attacks। कह रहा है कि फाइनली इंपॉर्टेंट ये है इस बात का
कि उनके लीडर्स खत्म कर दिए गए, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हार्ट ऑफ द इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से जो ईरान का इनहेरेंट स्ट्रक्चर रहा है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहा है, और जो उसकी मजबूती रही है, जो उसकी एक तरीके से बहादुरी रही है, वो देखने लायक रही है इन अटैक्स के अगेंस्ट में। मतलब जो ईरान ने एक तरीके से रिजिलियंस दिखाया है, क्योंकि इतना भयंकर अटैक होने के बावजूद भी, उनके जो टॉप लीडर उनके मरने के बावजूद भी वो एक सशक्त देश की तरह खड़ा हुआ है, कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान और इजराइल और यूएस की वॉर की बात है। तो अब देखते हैं क्या रख सकते हैं S1 के बाद। That grim internal assessment appears to be completely at odds with the official strategy of pursuing regime change by targeting these senior figures. कह रहा है कि ये जो उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श इंटरनल असेसमेंट किया है, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंटरनल असेसमेंट किया है, ऐसा लग रहा है कि टू बी कम्प्लीटली एट ऑड्स, कि ये पूरी तरीके से गलत साबित हो गया है। जो उनकी ऑफिशियल स्ट्रेटजी थे एकदम उसके अगेंस्ट है। जो ये क्या कहते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स को टारगेट करके रिजीम चेंज करना चाहते थे, गवर्नमेंट चेंज करना चाहते थे। तो ये लग रहा है कि ये जो उनका इंटरनल असेसमेंट रहा है, ये पूरी तरीके से एक तरीके से अगेंस्ट है उन्हीं की स्ट्रेटजी के खिलाफ। Privately, Israeli officials have briefed their US counterparts that in the event of an uprising following this elimination, Iran's opposition would simply be slaughtered. कह रहा है कि निजी तौर पे ईरानियन जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अपने यूएस के साथियों को ये बता दिया है कि ये जो उन्होंने एलिमिनेशन करी है, उससे जो हंगामा एक तरीके से खड़ा होगा वहां पर, उससे क्या होगा, जो ईरान की अपोजिशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। Under this aggressive approach, the targeted attacks have so far killed several top-tier leaders, including the security chief and the intelligence minister. कह रहा है कि ये जो इजराइल ने एग्रेसिव अप्रोच अपनाई है, इसमें बहुत से उनके जो ईरान के टॉप लीडर है वो मारे गए हैं, उसमें चाहे सिक्योरिटी चीफ हो या फिर इंटेलिजेंस मिनिस्टर हो। Even before the outbreak of full-scale war, however, analysts and former officials were highly susceptible that the clerical regime could be toppled by such strike. कह रहा है कि पूरा फुल वॉर, स्केल वॉर होने से पहले के जो एनालिस्ट थे और ये जो फॉर्मर ऑफिशियल्स थे, इन्होंने एक तरीके से संदेह जाहिर किया था कि क्या हम इस तरीके की जो स्ट्राइक है उससे हम ईरान का जो रिजीम है, जो गवर्नमेंट है, उसको पूरी तरीके से चेंज कर पाएंगे। क्लैरिकल का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो कि रिलीजियस बेस्ड हो, मतलब जो उनका जो लीडर हो वो रिलीजियस बेस्ड हो। क्या होना चाहिए S1 के बाद? देखो S1 में क्या बताया कि इजराइल ने जो डिसीजन अप्रोच अपनाई कि सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स को मार दिया जाए। फिर यहाँ पे देखो C में बोल रहा है कि ये जो एग्रेसिव अप्रोच थी, इससे काफी टॉप टायर जो लीडर्स थे वो मारे गए, जिसमें सिक्योरिटी चीफ और इंटेलिजेंस मिनिस्टर है। तो S1 के बाद बेस्ट लग रहा है कि हम C से स्टार्टिंग करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब ये इजराइल ने बहुत लोगों को मार दिया इस तरीके की अटैक करके, बहुत ज्यादा टफ स्टांस लिया, तो फिर यहाँ D को देखो, ये कह रहा है कि ये आउटब्रेक जो हुआ फुल स्केल वॉर का, उसमें जो एनालिस्ट थे या जो फॉर्मल ऑफिशियल थे, उन्होंने एक तरीके से संशय जाहिर किया था, क्या इस स्ट्राइक से हम पूरी तरीके से वहां के रिजीम को खत्म कर पाएंगे? तो C के बाद D आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब B में आओ कि ये जो निजी तौर पे ईरानियन ऑफिशियल्स ने यूएस काउंटरपार्ट्स को बताया था कि इस एलिमिनेशन के बाद जो वहां पे हंगामे होंगे, उससे जो ईरान की अपोजिशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये इनकी एक तरीके से स्ट्रेटजी थी। जो इजराइल ने बोला था कि हाँ मार देंगे, तो वहां जो गवर्नमेंट है वो भी खत्म हो जाएगी, अपोजिशन है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये फिर यहाँ पे देखो A में वही बताया जा रहा है कि ये जो इन्होंने इंटरनल असेसमेंट किया था, ये जो बहुत ज्यादा सीरियस इन्होंने इंटरनल असेसमेंट किया था, वो ऐसा लग रहा है कि वो इनकी ऑफिशियल स्ट्रेटजी के अगेंस्ट है, कंप्लीटली एट ऑड्स है, मतलब वो उससे मेल नहीं खाती है। तो CDBA जो है वो परफेक्ट सीक्वेंस दिख रहा है, और S6 तो लास्ट में आना ही है। ठीक है, तो CDBA, C हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा
और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।